हेलो, वेलकम टू एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर कलीम अहमद और आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट करता है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। उसमें कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में प्लाज्मा थेरेपी का जो इस्तेमाल की जो स्टार्टिंग मिलती है वो 1880 से लेकर एंटीबायोटिक एरा तक मिलती है, यानी कि अभी तक भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कन्वल्सेंट ब्लड प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल किया गया वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए किया गया। 1890 में वॉन बेरिंग एंड किटसेटो दो ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले रेशनल अप्रोच प्रोवाइड की और इन्होंने ब्लड सीरम का इस्तेमाल किया डिप्टीरिया को ट्रीट करने के लिए। और ये जो ब्लड सीरम इन्होंने लिया था वो इम्यूनाइज्ड एनिमल से लिया था और बाद में इन्होंने ह्यूमन डोनर का भी ब्लड सीरम इस्तेमाल किया। इसके बाद कन्वल्सेंट ब्लड प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल हुआ वो 1920 से लेकर 1940 तक स्कारलेट फीवर के लिए किया गया। उसके बाद 1970 में पर्टुसिस के लिए भी कन्वल्सेंट ब्लड प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया। 1980 से लेकर 1920 तक जो स्पेनिश इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक हुआ था उस वक्त भी कन्वल्सेंट ब्लड प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया और ये बेनिफिशियल था। इस पीरियड में सबसे पहले फर्स्ट टाइम कन्वल्सेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल हुआ और इसके बाद बहुत सारी डिजीजेज जैसे मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, साइटोमेगाला वायरस है, हिमोरेजिक फीवर है, इन सबको भी क्लेम किया जाने लगा कि ये सब भी कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो सकती है। और मोर रिसेंटली H1N1 फ्लू, H5N1 फ्लू, एवियन फ्लू और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी कन्वल्सेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल किया गया। इबोला वायरस जो 1976 में सबसे पहले उसके लिए कन्वल्सेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल किया गया और ये देखा गया 1979 में एक ट्रायल के दौरान कि जिन मरीजों को कन्वल्सेंट प्लाज्मा से ट्रीट किया गया था उनमें जो मोर्टेलिटी रेट है कम है इन कंपैरिजन टू ऐसे मरीज जो नॉर्मल प्लाज्मा से ट्रीट किए गए थे। 2012 में पैसिव इम्यूनाइजेशन के रूप में पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल किया गया इबोला वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। उसी साल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का भी इस्तेमाल हुआ इबोला वायरस को ट्रीट करने के लिए। 2013 से लेकर 2020 तक यानी यूरोपियन यूनियन फ्रेमवर्क प्रोग्राम फॉर रिसर्च एंड सपोर्ट ने मेनली फोकस किया सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए एंड कन्वल्सेंट ब्लड प्लाज्मा थेरेपी पर। इंट्रोडक्शन। कन्वल्सेंट ब्लड प्रोडक्ट, इस कन्वल्सेंट ब्लड प्रोडक्ट ऐसा ब्लड होता है, ऐसा प्लाज्मा होता है जो ऐसे मरीज से कलेक्ट किया जाता है जो किसी इन्फेक्शन के बाद सरवाइव किया हो और उसके अंदर ह्यूमरल इम्यूनिटी हो उस पैथोजन के खिलाफ। फिर इस कन्वल्सेंट ब्लड प्रोडक्ट को हम लोग किसी दूसरे मरीज में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं जो उसी सेम इन्फेक्शन से बीमार हो। तो ये कन्वल्सेंट ब्लड प्रोडक्ट जो है उस पैथोजन को न्यूट्रलाइज करने में या उसको इरेडिकेट करने में मदद करता है। असल में ये एक पैसिव इम्यूनाइजेशन का एक टाइप होता है जिसमें हम लोग बनी बनाई एंटीबॉडी को ट्रांसफ्यूज करते हैं। कन्वल्सेंट का मतलब क्या है? वर्ड कन्वल्सेंट का मतलब यह है कि जैसे दो पर्सन हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम शाम है। अगर राम को कोई इन्फेक्शन होता है और शाम को कोई इन्फेक्शन नहीं होता है और राम इन्फेक्शन के बाद कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी होती है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो राम का प्लाज्मा है वो उस इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी रखता है
जबकि शाम को वो इन्फेक्शन हुआ ही नहीं है तो उसके प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी नहीं है। तो हम लोग ये कहेंगे कि जो राम का ब्लड है या राम का जो प्लाज्मा है शाम के मुकाबले में वो कन्वेलिसेंट है, यानी कि वो कन्वर्ट हो गया है उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि राम के प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी है जो उस इन्फेक्शन से लड़ सकती है, शाम के ब्लड में वो एंटीबॉडी है ही नहीं जिससे वो उस बीमारी से लड़ सके। तो कन्वेलिसेंट का मतलब यही होता है। तो कन्वेलिसेंट होल ब्लड मतलब पूरा का पूरा ब्लड जिसमें फॉर्म्ड एलिमेंट भी हो और प्लाज्मा भी हो। कन्वेलिसेंट प्लाज्मा में फॉर्म्ड एलिमेंट को निकाल दिया जाता है, सिर्फ प्लाज्मा बचता है। कन्वेलिसेंट सीरम में क्या होता है, फाइब्रिनोजन हटा दिया जाता है, क्योंकि होल ब्लड का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। प्लाज्मा का मतलब जो है इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं होते। सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस ये होता है कि सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन नहीं होता, जबकि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है पुल्ड ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन, हाई टाइटर इम्यूनोग्लोबिन। 6 है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। 7 है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये सब किसके टाइप है, कन्वलिसेंट ब्लड प्रोडक्ट के टाइप है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो कई सारे एंटीजन के खिलाफ एक्टिवेट होती है। जैसे कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ तो उसकी सरफेस में तमाम सारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन। तो वो सारे के सारे एंटीजन प्रोटीन के खिलाफ क्या होती है, एक्टिवेट होती है। यानी कि एक ऐसी एंटीबॉडी जो कई एंटीजन के खिलाफ क्या हो सकती है, एक्टिवेट हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो होती है एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो सिर्फ एक एंटीजन के खिलाफ क्या होती है, एक्टिवेट होती है। ये स्पेसिफिक होती है और ये ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी को बनाने के लिए कम टाइम लगता है और कम खर्च आता है, जबकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। दिस वन होल ब्लड में क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट प्लस प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या है, सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एंटीबॉडी भी होती है एंड फाइब्रिनोजन होता है एंड वाटर कंटेन होते हैं, गैस होते हैं। सीरम में क्या होता है, फाइब्रिनोजन को हटा दो प्लाज्मा से तो सीरम कहता है। दिस वन होल ब्लड, दिस वन फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी डब्ल्यूबीसी, दिस वन प्लाज्मा। प्लाज्मा में सॉलिड्स होते हैं 7 to 8%, वाटर 92 to 93% होता है, गैसेस होती है और इसमें कुछ एंटीबॉडी कंटेंट भी होते हैं। प्लाज्मा दो तरह के हो सकते हैं, नॉर्मल प्लाज्मा और कन्वलिसेंट प्लाज्मा। नॉर्मल प्लाज्मा जिसमें एंटीबॉडी ना हो उस इन्फेक्शन के खिलाफ, कन्वलिसेंट प्लाज्मा जिसमें उस एंटीजन के खिलाफ या उस इन्फेक्शन के खिलाफ क्या हो, एंटीबॉडी। एफरेसिस प्लाज्मा आज का ट्रेंड है, आजकल यही इस्तेमाल की जाती है। ये कैसे, इसमें क्या होता है कि हम लोग एक तरफ से ब्लड लेते हैं, उससे प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं और दूसरी तरफ से ब्लड को क्या कर देते हैं, वापस से बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एफरेसिस प्लाज्मा को कलेक्ट करने की जो टेक्निक है, इसमें एक तरफ से ब्लड लेते हैं, इससे जो प्लाज्मा होता है उसको सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद ब्लड को वापस से दूसरी जगह से बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये प्लाज्मा एफरेसिस है। एफरेसिस प्लाज्मा जो है करंटली प्रीफर्ड की जाती है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको कलेक्ट कर सकते हैं एक पर्सन से। दूसरा यह है कि बार बार डोनेट किया जा सकता है, या फ्रिक्वेंसी ऑफ डोनेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे एक कोई कंप्लीट ब्लड डोनेट करे और सिर्फ एक प्लाज्मा डोनेट कर रहा है तो प्लाज्मा डोनेट वाला बार बार जल्दी जल्दी इसको डोनेट कर सकता है। तीसरा यह है कि डोनर के हीमोग्लोबिन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। और चौथी इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें ब्लड को वापस से बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो इसलिए एफरेसिस प्लाज्मा का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है करंटली। डोनर कौन हो सकता है, तो डोनर का जो सिलेक्शन होता है वो डिफिकल्ट स्टेप्स होती है और ये कंट्री टू कंट्री क्या करती है, वेरी करती है। दूसरा, डोनर की जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो उसी एरिया में रहने वाला हो और वो उस बीमारी से रिकवर हुआ हो। जैसे एक बीमारी इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है, तो अगर हम डोनर को
सेलेक्ट करेंगे तो इंडियन डोनर को ज़्यादा प्रीफर करेंगे इनरेस्पेक्ट टू अमेरिकन डोनर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन का वेरिएशन हो सकता है कि जो इन्फेक्शन इंडिया में है वही इन्फेक्शन अमेरिका में है, लेकिन दोनों की स्ट्रेन का क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है दोनों की स्ट्रेन में। चौथा जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि उसको 28 डेज हो चुके हों डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, और उसका जो टेस्ट है 2 बार नेगेटिव हो, ये इबोला के कॉन्टेक्स्ट में WHO ने कहा था। छठा यह है कि वो इन्फॉर्म कंसेंट हमें दे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डोनर का सिलेक्शन करते हैं। कंक्लूजन यही है, कन्वैलेंट ब्लड प्रोडक्ट का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है, प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी किया जाता है। स्पेशली ऐसे इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो चाहे वो वायरल हो, जिनका कोई ट्रीटमेंट ना हो या जिनके लिए कोई ड्रग बनी ना हो या जिनके लिए में थेरेपी क्या हो रही हो, फेल हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कन्वैलेंट ब्लड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू।